कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 और 22 2021 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो एग्ज़ाम्स के डेट कैंसिल हो चुकी है। अब आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम्स की नई डेट आ चुकी है, आपको पता है। वो एग्ज़ाम्स की डेट है 23 जनवरी 2022 को आपके यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। इसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। हमने लेक्चर वीडियोस आपको लेक्चर वीडियोस मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी आपको सभी सब्जेक्ट की। आज हम शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी पहली प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये सीडीपी की प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपको मैथ्स की मिल जाएगी। मैथ के बाद आपको ईवीएस की मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम कवर करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की पहली क्लास है, देखते हैं आज की पहली क्लास आप कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपको यहाँ पर डेली 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पर 30 में से 30 कितने कर पाएंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिनिमम आपको 30 में से 25 क्वेश्चन कवर करने हैं। चलिए आज की पहली क्लास पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कूड़ा प्रशासन हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बताने हैं राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अगर आप लेक्चर वीडियोस देखना चाहेंगे तो लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी का मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए, बच्चे किस वातावरण में सीखते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, यानी उनके जो अनुभव एक्सपीरियंस है, बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे के अनुभव बेहतर होंगे, जहां बच्चों को अनुभव अच्छा लगेगा वहां सीखेंगे। उन्हें खेलने का मौका मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए बेहतर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, यहाँ भी हो सकती है। अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो बी एंड सी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनके अनुभव की बात हो रही है। ये बेस्ट टैग वर्ड है। ये टैग वर्ड के आधार पे हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड के आधार पे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। उचित भावनाओं का स्थान मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 टैग वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है वाचित अधिगम का, प्रक्षेपण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। राइट आंसर बताएंगे। एक विद्यार्थी, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो अपने अध्यापक से समय की पाबंदी यानी टाइम टेबल के जो सिक्योर टाइम टेबल होते हैं, कब सर आते हैं कब सर जाते हैं, सर जो अपने उसके अध्यापक हैं वो टाइम टेबल का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो वाचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोल चाल की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कौशल नहीं होगा, कोई स्किल की बात यहाँ पर नहीं होगी। अधिगम स्थान अधिगम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ सीखने की बात नहीं है। क्या सीखता है वो? प्रक्षेपण के बारे में सीखता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के लिए डैश चाहिए। संघनन अभ्यास कार्य होना, समुचित वातावरण कार्य होना, सभी पाठ्यों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावक को उपलब्ध कराने के बारे में बताना। क्वेश्चन आप समझें। अगर आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आंसर देना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। विद्यार्थी विद्यार्थी सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, जब विद्यार्थी कुछ चीज़ें सीखते हैं उनमें जो बाकी रह जाती है उनको उनके निदान के लिए क्या करना चाहिए? सघन अभ्यास बिल्कुल भी नहीं, आप ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे। सभी पाठ्यों को व्यवस्थित करने से आप क्या सीख लेंगे? दोहराने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं होगी। शिक्षार्थियों की बात हो रही, यहाँ अभिभावक क्या करने आएंगे ये भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी डी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। समुचित उपचारात्मक कार्य करना है, बच्चे के निदान के लिए क्या करना है? उपचारात्मक कार्य करना। ठीक है, उपचारात्मक कार्य करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर
क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है। एक यहाँ पर शिक्षक कर रहा, बच्चे की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे गलत करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के बाद क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। किस ओर इशारा कर रहे हैं? वह बच्चे को शुभ चिंतक है, उनमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया है, अब इसका राइट आंसर बताइए। एक शिक्षक है, आपके क्लास का कोई शिक्षक है, छोटी छोटी बातों पर वो गलतियां करते हैं, क्रोध हो जाते हैं, तो क्या होगा? वह शुभ चिंतक है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्रोध होंगे तो शुभ चिंतक बिल्कुल नहीं होंगे। वो आपकी छोटी छोटी बातों को सुधारने पर बल दे तो वो बेहतर होगा। उसमें ज्ञान की कमी है, ये नहीं हो सकता। क्रोधित हो रहा है, ठीक है, क्रोध प्रकट हो रहा, ज्ञान की कमी कहाँ से होगी? कुंठित हो सकता है, लेकिन वह यहाँ पर संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसके जो इमोशनल होते हैं, इमोशन, वो आप वहाँ पर वो संतुलित नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो क्रोधित हो रहे हैं। या फिर उसके वातावरण बेहतर नहीं है, वातावरण की दोषों की वजह से वो परेशान है, या फिर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम, या फिर उनके पास इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कुछ ख़राब है, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उनमें संवेदनात्मक की कमी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए राइट आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है। एनसीएफ 2005, ये एनसीएफ 2005 को आप बिल्कुल बारीकी से कर लें। इनके लिए आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो में आपको 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में, हम सोचें 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में, सभी को कवर कर लेंगे, और लेक्चर वीडियोस भी उसी वीडियो में कवर कर लेंगे हम। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करती है। ऑप्शन सी देखते हैं। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 के बारे में आपको अगर याद होगा तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। चलिए, यह भारत के विद्यालय शिक्षा संबंध में एक संवैधानिक, एनसीएफ 2005 एक संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुतियां प्रस्तुत करती है। किसके लिए? याद रखेंगे आपको, एनसीईआरटी की यहाँ पर बात कर रही है, एनसीईआरटी की यहाँ पर बात करी, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भारत के, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, चलिए बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा दस्तावेज नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएंगे। किसके द्वारा एक दिया गया एक दस्तावेज है? एनसीईआरटी। जो कि आप शिक्षक बन रहे हैं तो एनसीईआरटी के बारे में आपने बहुत सारे डिटेलिंग में पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां देश की ओर इंगित करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको फिल करने हैं। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। प्रायः जो रेगुलर, नॉर्मलतः, सामान्यतः जो होते हैं, शिक्षार्थियों की त्रुटि को और संकेत इंगित करते हैं, इशारा करता है, उसकी गलतियों की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। वे कैसे सीखते हैं, ये हमें जानकारी हासिल करना है, इसीलिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ताकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कैसे सीखते हैं, इनके बारे में हमें कुछ डिटेलिंग आ जाए, बच्चे को मानसिकता को समझे, तभी आप क्लास लेंगे, इसलिए हम सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। ये क्वेश्चन आपको जितने भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं गया है आज तक जो एलेक्सिया डिसलेक्सिया यानी डिसऑर्डर के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताएं, अगर बता देंगे तो मुझे लगेगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो हमने लेक्चर वीडियोस करवाए थे आपके लिए, वो आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे।
नहीं तो फिर अगर आप कहेंगे फिर दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस टॉपिक पर भी हम लगभग 50 क्वेश्चनों की एक वीडियो करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। चलिए, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, वास को साफ को वास, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, वो जबलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सीमिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्फोर्मिया है। ये बात तो सबसे पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं दो को आपके लिए हटा दूं। आपके पास ऑप्शन बचता है सी, बी एंड सी, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं। आप समय को व्यतीत ना करें, ऐसे क्वेश्चनों का आप डिटेलिंग में जल्दी कर लें। यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो रही है। एक बच्चा है जो डैश से ग्रसित है, साफ को वास और अनक्लियर न्यूक्लियर के अनक्लियर में अंतर करता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक कैसे होगा, हमने थोड़ी मिसिंग की थी। अक्षरों के हेर फेर के अगर बच्चे पहचान नहीं कर पाते हैं तो ये कैसा विकार है, ये कैसी डिसऑर्डर है, जिबलिंग विकार का डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के सीखने की प्रगति तब हो सकती है जब हम उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ऑप्शन सी देखेंगे। बच्चे को नियमित रूप से गृह कार्य देंगे। बच्चे के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएंगे। क्या हो सकती है इसका राइट आंसर? यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको यहाँ पर लगाने हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया गति तब हो सकती है जब आप क्या करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि कब उनकी प्रक्रिया, गति की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। उनकी नियमित करके जांच करें। क्या जांच करने से उनकी प्रक्रिया में बेहतर होगी? बिल्कुल नहीं। बच्चों की प्रगति के नियमित रूप से सोचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम, जब आप सुधारात्मक कदम उठाएंगे तो वहाँ पर बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर अपने आप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने कहा है, जहां पर भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर भी नैतिक व्यवहार दिखे आपके, ठीक है, नैतिकता की बात करें तो वहां कोहलबर्ग पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को याद रखें। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। ये बात याद रखेंगे आप। ऑप्शन ए है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके व्यवहार किया जाना चाहिए। इन पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर। ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए, हमने आपको पहले ही कहा कि जहां पर भी आपको दिखे, जहां पर भी आपको क्या दिखे कि नैतिकता की बात दिखे तो कोहलबर्ग दिखे। पहला तो आपको कोहलबर्ग होने चाहिए। जहां पर आपको नैतिकता की बात करें तो वे चर्चाएं शामिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। चलिए सॉरी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए संकेत, कहानी कहने, कला, शिल्प, खेत आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अलग से संचालित करना चाहिए। अतिरिक्त समय से कराना चाहिए। ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए, प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात हो रही है। जब बच्चों के लिए संकेत, कहानी और कहने, शिल्पकला, खेल आदि जैसी गतिविधियों कम से कम सप्ताह में एक बार उनके सांस्कृतिक धरोहर से परिचित करानी चाहिए, तब उनमें बेहतर तरीके से
बेहतर तरीके से उनमें सुधार आ जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है चढ़ना, कूद कूदकना, दौड़ना, लिखना। चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर होगा आपके हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है, कौन सा सूक्ष्म गति छोटा यहाँ पर गति कौशल है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। सिंपल सी बात है। सूक्ष्म का मतलब मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, यानी छोटा, यहाँ पर छोटे की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे चढ़ना, कहीं पर आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ी या स्टेप बनाया हुआ था, आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा कौशल है, छोटा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कूदना, अगर आप जंप करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करते हैं, ये भी बड़ा हो जाएगा। दौड़ना, ये भी बड़ी चीज़ें हो जाएगी, तो यहाँ पर छोटा कौशल सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। उस ऑप्शन ए है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शता की भूमिका निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य को छोड़ देंगे। चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कक्षा 4 का बच्चा सदैव कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आप बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। उसके अभिभावक से मिलेंगे, बच्चा कुंठित और चिंतित रहता है, नहीं बच्चे को दिक्कत है और वो परेशान है, तो क्या करेंगे आप। उसके अभिभावक से मिलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं, उनके अभिभावक से बिल्कुल भी आप मिलके क्या करेंगे, मनोचिकित्सक के पास आप लेके जाएंगे। क्या मनोचिकित्सक के पास ले जाने के बाद चिंतित है इनका और कुंठित है ये व्यवहार नहीं हो सकता, उन्हें परामर्श देंगे, यानी उसको सलाह देंगे और उनको भूमिका का निर्वाह करेंगे। वो जैसे कर रहे हैं उनके हिसाब से बेहतर आप उसे समझाएंगे ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, इसका बुद्धि लाभदान क्या होगा। 120, 122, 83। ये बालक की जो मानसिक आयु और बुद्धि लाभदान निकालने के लिए हमने आपको अच्छी तरीके से बता दी है और आपने बहुत वीडियो में इसे पढ़ा होगा, अपने बुक्स में पढ़ा होगा, हम जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे वहाँ पर आप पढ़े होंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाले कि क्या करेंगे, बुद्धि लाभदान को बराबर क्या होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुद्धि लाभदान बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु और वास्तविक आयु लिखते हैं। ठीक है, मानसिक आयु हमारी कितने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मानसिक आयु 12 है। ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। गुना 100 यहाँ पर कर देते हैं, अब 100 कर दिए। ठीक है, अब 100 कर दिए, 0 0 क्रॉस कर दिए, 12 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप में योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न बच्चों के से योग्यता के लिए पृथक स्कूल। ऑप्शन नंबर डी पूछा है यहाँ पर, सामान्य बच्चों एवं भिन्न बच्चों से योग्य बच्चों के लिए एक समान स्कूल। राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर होगा। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है, समेकित शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा देना। ठीक है, समान शिक्षा यहाँ किसे मिलेगी, ऑप्शन देख लेते हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, विधि तो एक समान रहेगी लेकिन विधि एक समान नहीं हो सकती, लेकिन स्कूल की बात हो रही है। सामान्य बच्चों
सामान्य बच्चों एवं भिन्न बच्चों जो अलग अलग प्रवृत्ति से आते हैं, जो आपको पता है सृजनशील बालक होते हैं, नॉर्मल बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, सभी बालक के बच्चों के लिए एक साथ स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए समेकित शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ना कर अनुशासन की अनुमति को विकसित करके, आदर्श के रूप में बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। ठीक है, अच्छी कहानी सुनाकर होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। आप एक शिक्षक हैं, सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका जो बर्ताव होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, आपकी जो आइडियोलॉजीज होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए समाज में। ठीक है, रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, उससे आपके समाज में बेहतर बच्चे उसे सीख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, क्या दर्शाता। यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर अवमच जो पूछा आपको वहाँ पर नोटिस नहीं करनी है। यहाँ पर लड़कियों को महत्वता देता है, प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उद्गम, लैंगिक पूर्वाग्रह। राइट आंसर आपको बताने हैं। जहाँ पर भी खास बातें अगर आपको देखने के लिए मिले, कहीं पर लड़कियों को या फिर लड़कों को, मेल या फिर फीमेल को, किसी को भी प्रायोरिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक ऑप्शन रहता है, तो वो ऑप्शन नंबर हमेशा सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंध नहीं होती है। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होती है। चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं। कौन सा विकास का सिद्धांत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये विकास का सिद्धांत नहीं है। किसी विकास की सभी क्रियाएं अंत संबंधित नहीं होती है, लेकिन यह होती है, गलत हो जाएगा ये भी। सभी की विकास दर होगा, यहाँ पर डर लिखा गया, सभी विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए कैसे सही है ये बात करते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मान लीजिए एक मंद बुद्धि वाला बच्चा है, ठीक है, और एक प्रतिभाशाली बच्चा है। इनकी जो विकास दर हो गई, ये शाम लड़का है, ठीक है, शाम की जो विकास दर होती है, कुछ चीज़ों को ये 10 मिनट में सीखता है, और प्रतिभाशाली बच्चा, चलो ये कोई मोहन है, राम है, सोहन है, जो भी मान ले, ये कि उसी चीज़ को ये 10 मिनट में सीखता है, ये 5 मिनट में सीखता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं हम सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत होता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए होगा। ठीक है, चलिए कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दें। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। यदि विद्यार्थी कोई आप पाठ पढ़ा रहे हैं, वो उसमें रुचि नहीं ले रहा, तो आपको उस हिसाब से क्या करने होंगे, यहाँ पर आपसे ये बात करनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको शिक्षण विधि बदल दें, क्योंकि टीचिंग मेथड जो आपके हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड जो आपके पास है, उनसे बच्चे बेहतर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। बच्चे उनको बेहतर तरीके से या तो समझ नहीं रहे या फिर आनंद नहीं ले रहे। आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं, सबसे पहली चीज़ें उनके बिहेव से पढ़ाएं, वो जैसे पढ़ना चाहते हैं आपको वैसे ही पढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर ए, आप टीचिंग मेथड को बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का कारण पक्ष में आता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, एक सेकंड में आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन टाइपिंग मिसिंग है।
व्यवहार का कारण क्या होगा यहाँ पर? व्यवहार का करना क्वेश्चन सही है, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, ये सवाल आपको से पूछा गया है। ठीक है, गतिक कौशल में आएगा, भावात्मक बिल्कुल नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, संज्ञानात्मक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। बच्चे में विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ए हो जाएंगे। शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित करने के संबोधित करने में। शिक्षार्थी के बीच अधिगम शैली में अंतर के कारणों के बारे में कारण हो सकता है। शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारना नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। आपसे सवाल पूछा गया, आपको राइट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शिक्षार्थी के बीच अधिगम में अंतर का कारण बताएं। तो सामाजिकरण प्रक्रिया ये अंतर बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारना नीति, जो उसकी जो थॉट है, उनकी सोच है, उनकी नीति पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की स्थिति ये बिल्कुल नहीं होने वाली है। बालक का लालन पालन ये भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। देखिए, सामाजिकरण, परिवार की स्थिति और सामाजिक लालन पालन, ये तीनों चीज़ें एक ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी अलग है, तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। कक्षा में एक बच्चे को भाषा कौशल विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। क्या राइट आंसर होगा आपके पास यहाँ पर बताने हैं। हमने भाषा कौशल के बारे में जब पढ़ाया था आपको, वहाँ पर पहला बताया था सुनना, दूसरा है बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। पहले आप सुनेंगे, ठीक है, तब आप बोलेंगे। याद रखेंगे, ध्यान से यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पहले आप सुनेंगे किसी चीज़ को, तब उस चीज़ को बोल पाएंगे। पहले पढ़ेंगे, तब उस चीज़ को लिख पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवंशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें सोचने वाली बात है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने डील करवा के रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक कक्षा और दो स्तर के बच्चे, ठीक है, दो अंतर के बच्चे, ठीक है, अंतर होगा यहाँ पर। एक कक्षा और दो अंतर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीख सकते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीख सकते हैं, पढ़कर शीघ्र सीख सकते हैं, लिखकर शीघ्र सीख सकते हैं। मूर्त रूप से शीघ्र सीख सकते हैं, ठीक है। एक कक्षा है, दो अंतर का बच्चा जब आएंगे, वो जब मूर्त कुछ चीज़ें नहीं देखेंगे, नहीं एक दूसरे से सीखेंगे। अमूर्त होता है वो आप घर में भी आराम से बैठ के सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्त की बात हो रही है, प्रत्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से आप देख के सीखेंगे। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है। अंतः शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षकों को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करनी चाहिए, परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के अनुभव को उपलब्ध करानी चाहिए। राइट आंसर आपको बताने हैं। ये पैडागोजी का सेक्शन है, ठीक है। पैडागोजी सेक्शन में आप क्या कर पाएंगे? पैडागोजी सेक्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से राइट आंसर कवर कर लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं। अधिगम को एक समान गति पर बल दे सकते हैं, एक समान गति हो सकता है, कठोर
नहीं होगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। कक्षाओं की संख्या को बढ़ा दें, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। सीखने का अनुभव को उपलब्ध कराना, सीखना, अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य, सामाजिकरण वातावरण के अनुकूल और समायोजन है। सामाजिकरण मापदंडों सदैव अनुपालन करना होता है। अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। क्या राइट आंसर होंगे वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन समायोजन करना शिक्षा के संदर्भ में, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमने आपके लिए कवर करवा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन, ठीक है। एक प्राथमिक शिक्षक के लिए कौन सा गुण बेहतर है, इम्पोर्टेंट है एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, भैया विषय का ज्ञान तभी होगा जब अपर प्राइमरी लेवल के आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी लेवल के। मानक, उच्च मानक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्यों? उच्च मानक भाषा में अगर आप पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल के बच्चे के तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। पढ़ाने की उत्सुकता बेहतर ये तो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन धैर्य और लगन ये आपके पास होनी चाहिए। क्यों धैर्य और लगन हो जाए? क्योंकि बात प्राइमरी की बात हो रही है। जब भी प्राइमरी की बात होगी, बच्चे जब वहाँ पर आप वहाँ शैतानी करेंगे तो आपको वहाँ पर धैर्य होनी चाहिए। बच्चे नहीं समझ आए तो आप लगनशील होंगे, तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे, याद रखेंगे आप। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। मेरा परिवार सबसे पहले नर्सरी के लिए बच्चे के लिए शुरुआत होती है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे जो पहली कक्षा, पहली स्कूल बच्चे को माना जाता है, परिवार को माना जाता है। तो परिवार के आधार पर अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तुत स्थायित्व प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 5 सेकंड आपके पास टाइम है, क्योंकि जब तक एग्जाम CUP टेट के अब तक हुए हैं ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, 100% ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसे तो समझ में, दिमाग में आपको एडजस्ट किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था, अगर इसकी उम्र की बात करें तो 0 से 2 वर्ष, कई बार हमने लेक्चर वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, सुगम करता, अनुदेशन करता, प्रशिक्षण करता, नियंत्रण करता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिक्षक की क्या भूमिका नहीं हो जाती है। पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अभी लागू है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा तभी कह सकते हैं जब बच्चों की आप सलाहकार बने। क्या बने? सलाहकार, ठीक है। बच्चों के दोस्त बनते हैं, ठीक है। बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चों के अच्छे फ्रेंड बनते हैं, बच्चों के गाइड करते हैं, ठीक है, बच्चों के गाइडर होते हैं। मतलब आप बच्चों के बेस्ट फ्रेंड के रूप में होते हैं, ना कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनुदेशन करता, आदेश नहीं दे सकते, प्रशिक्षण नहीं कर सकते, नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सुगम करता सलाहकार हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आप हो सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, हमने 30 क्वेश्चन कवर किया। आपको 30 क्वेश्चन में कितने आप कर पाए हैं ये आपको बताना है। मिनिमम 25 का रेशियो लेके चलना है। तो स्कूल टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। नोट्स तैयार हो गई है, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेंगे। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप भुनाइए, क्योंकि आपके पास अभी भी वक्त है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्लास के साथ। थैंक यू।